हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 बुक का चैप्टर फर्स्ट एक परिचय। पार्ट 2 बुक समष्टि अर्थशास्त्र को यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके पहले चैप्टर एक परिचय को एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो ये वीडियो किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। और साथ ही साथ बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। तो आते हैं सबसे पहले, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है बच्चों। यहाँ पे तो कहा गया है कि इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, इसके अंदर में हम लोग विशाल समूह यानी पूरे समूहों का या पूरे विश्व भर पे या विश्व लेवल पे उसका अध्ययन करते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपको याद हो गया होगा सिंपल से कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे, तो राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल मांग, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, आर्थिक विकास इत्यादि जो हैं इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इतना याद रखिएगा कि आपसे आर्थिक क्रियाएं भी पूछ सकती है और से समष्टि अर्थशास्त्र का व्याख्या भी यानी डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा ही जाते हैं। तो आते हैं इसकी उद्भव कहाँ से हुई बच्चों, यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसका उद्भव का रीजन क्या है और उद्भव कहाँ से हुआ है। तो कहा जाता है कि वर्ष 1929 से लेकर के 1933 के बीच, याद रखिए 1929 से 1933 के बीच में विश्व भर में विश्व महामंदी हो गई थी। याद रखिएगा इसके पीछे रीजन क्या था, तो इसके पीछे रीजन था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी के कारण 1929 आते आते विश्व भर में विश्व महामंदी, जिसे इंग्लिश में ग्रेट डिप्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये घटना घटी। 1914 से लेकर के 1918 तक क्या हो गया था बच्चों कि विश्व युद्ध चल रहा था। आज जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो धीरे धीरे हर एक वस्तु की महंगाई क्या हो गई, बढ़ती गई, बेरोजगारी भी बढ़ती गई, जिसके कारण क्या हो गया कि महंगाई दर इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई कि बेरोजगारी दर जो बच्चों थी वो 3% से बढ़ करके 25% हो गई। याद रखिएगा एनसीईआरटी बुक में ये साफ साफ दिया गया है कि बेरोजगारी दर 3% से बढ़कर 25% हो गई और वस्तुओं का उत्पादन और आय में भारी गिरावट देखने को मिला था। इसी के कारण विश्व महामंदी हो गई थी। मंदी की ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने क्या किया था कि व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बजाय समष्टि अर्थ स्तर पर यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को सोचने को मजबूर हो गए थे। और 1936 में आते आते जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या किया था, उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। यहाँ पुस्तक का नाम है बच्चों हिंदी में रोजगार, ब्याज, मुद्रा का समान सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये पुस्तक लिखी गई थी जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आपसे राइटर के भी नाम पूछा जा सकता है कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा समान सिद्धांत का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया या कब लिखा गया बच्चों। यहाँ पे तो 1936 में लिखा गया था। कहाँ के ये थे अर्थशास्त्री, तो ये इंग्लैंड के थे। ये पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें उन्होंने परंपरावादी सिद्धांत, याद रखिएगा परंपरावादी सिद्धांत कहने का मतलब है व्यवस्थित सिद्धांत की आलोचना करते हुए एक नया वैकल्पिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कीन्स का सिद्धांत या समष्टि सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिएगा इन्हें कीन्स का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये और यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि J.M. कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाने लगा। याद रखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र का फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जा सकता है आपसे। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा J.M. कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स। इनकी एक और पुस्तक थी जिसका नाम है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज जो पुस्तक थी ऑफ द पीस 1919 में आई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था। और उन्होंने इसकी भविष्यवाणी क्या की थी, युद्ध की शांति समझौतों के लेकर भंग होने की। यानी उन्होंने कह दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो ऐसा नहीं कि ये विश्व भर में
शांति ही रहेगा, आने वाले समय में ज़रूर एक और विश्व युद्ध होगा। और यही हुआ 1939 में, विश्व भर में 1939 से लेकर के 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चला। तो इन्होंने इसकी भंग की शुरुआत पहले ही कर दी थी 1919 में। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं बच्चों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषताएं याद रखिएगा, जितनी भी विशेषताएं आपको पढ़ाई गई है, बताई गई है, आपके एग्जाम में विशेषताएं पूछी जाएगी। तो समष्टि इकाइयों का यानी समष्टि इकाई यानी पूरे विश्व भर में जो भी चीज़ें हैं उसके अध्ययन को हम लोग पढ़ते हैं समष्टि इकाइयों का अध्ययन। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। समष्टिक आर्थिक चर और समष्टि उपकरण यानी जितने भी है, समष्टि का मतलब ही होते हैं संपूर्ण। समष्टि का अर्थ याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे संपूर्ण होता है और उसी के अध्ययन, उसी की व्याख्या, उसी का उपकरण, आर्थिक चर, ये सब जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ सिद्धांत पढ़ लेते हैं, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो कहा गया आय और रोजगार, इसके जो सिद्धांत है आय और रोजगार, इसके सिद्धांत है सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, मुद्रास्फीति यानी महंगाई का सिद्धांत। व्यापार चक्रों का सिद्धांत याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे व्यापार चक्रों का सिद्धांत, आपसे सिद्धांत भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आर्थिक विकास का सिद्धांत और वितरण का व्यापक विश्लेषण का सिद्धांत, ये जितने भी सिद्धांत हैं आपको याद करने होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब आते हैं इसके डिफरेंसेज, याद रखिएगा इसके अंतर पूछे जाते हैं और बार बार पूछा गया है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। समष्टि यानी इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहत अध्ययन, बृहत यानी विश्व भर में या समूचे स्तर पे या बहुत बड़े पैमाने पे इसका अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का यानी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसके आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसी को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। और समष्टि आपको बता ही दिए। दूसरा बताया जा रहा है इसके प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती है, याद रखिएगा आपसे समस्याएं भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो समस्याएं दूसरा में क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो प्रमुख समस्याएं उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण करना, इसकी समस्याएं हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याएं क्या है, तो केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण करना यानी रोजगार देना, इसकी समस्याएं हैं। और कीमत निर्धारण करना व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य याद रखिए बच्चों, उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य साधनों का पूर्ण रोजगार तथा उससे संबंधित विकास से संबंधित नीतियों का अध्ययन है। याद रखिएगा इसका उद्देश्य साधनों का पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास से संबंधित नीतियों का अध्ययन इसका उद्देश्य होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है वो साधनों का कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों की समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, आई होप आपको सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके प्रमुख उपकरण कौन से हैं ये भी याद रखते हैं। तो इसके प्रमुख उपकरण है समग्र मांग यानी समग्र यानी समूचा, और समग्र पूर्ति। और इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति, सिंपल है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये विश्व स्तर पे हो जाएगा, समूह पूरे समूह लेवल पे हो जाएगा। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की मांग और पूर्ति को दर्शाता है। तो यही दोनों सिंपल अंतर है और इसके अलावा और भी अंतर है, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी होगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है पूंजी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको पूंजी अर्थव्यवस्थाएं की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन है बच्चों यहाँ पे। तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व यानी निजी व्यक्ति, यानी निजी का मतलब प्राइवेट बोल सकते हैं। तो निजी का स्वामित्व यानी उसका मालिक होता है उत्पादन के साधनों पे। सिंपल सा है। तो पूंजी अर्थव्यवस्था की ये विशेषताएं हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं बच्चों यहाँ पे, तो साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए, याद रखिएगा निजी जितनी भी चीज़ें होती हैं आज निजी जैसे प्राइवेट कंपनियां होगी, तो मेन उसका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ यानी खुद का लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभ को कमाना उसका मेन मोटो होता है। तो साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। फिर पूंजीवादी में पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। याद रखिएगा पूंजीवादी व्यवस्था में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से क्या होता है, अपने काम को लेकर, अपने रोजगार को लेकर के वो स्वतंत्र होता है। बाजार में कीमत निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, यानी वो अपने सामानों को आसानी से बाजार में बेचने के लिए वो क्या होता है, तत्पर होता है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी दर कहा जाता है। ये सब
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाती है। बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि मजदूरी दर किसे कहा जाता है। मजदूरी दर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मजदूरी दर सर किसे कहते हैं, तो श्रमिकों यानी जो काम करने वाले लोग होते हैं, श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर, यानी उसकी कीमत क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई, उसी को हम लोग कहते हैं मजदूरी दर कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे काफ़ी। इसके अलावा आते हैं स्टॉक सेकंड चैप्टर का बच्चों यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टॉक के बारे में। सेकंड चैप्टर में भी स्टॉक के बारे में समझेंगे। और स्टॉक हिंदी में भी स्टॉक, इंग्लिश में भी स्टॉक कहा जाता है जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन समय के एक निश्चित बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। यानी यहाँ पे कहा गया कि किसी भी आर्थिक चर का अध्ययन जो है वो एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है, एक निश्चित समय पे किया जाता है, तो उसे हम लोग स्टॉक कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के में याद रखिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो उसमें स्टॉक का मतलब क्या बताया गया है। जनरली स्टॉक का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, किसी चीज़ों को लंबे समय तक कहीं जमा करना ही स्टॉक कहलाता है। हम लोग कहते हैं ना स्टॉक में रखा हुआ है, स्टॉक यानी बहुत सारी चीज़ों को एक जगह रखा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये बताई जाती है। इसके अलावा फ्लो कहा जाता है। प्रवाह किसे कहते हैं बच्चों, तो जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी प्रतिदिन, माह, साल आदि के आधार पर किया जाए, उसे हम लोग प्रवाह कहते हैं या फ्लो कहते हैं। आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख 4 क्षेत्र। याद रखिएगा क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं। तो पहला है परिवार क्षेत्र। बच्चों परिवार क्षेत्र सभी को पता होगा, परिवार क्षेत्र के अंतर्गत में क्या होगा, तो इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ता को सम्मिलित किया जाता है। यानी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता को उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को सम्मिलित किया जाता है। और परिवार या गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। यानी परिवार के जो लोग होते हैं उस गृह क्षेत्र के उत्पादन के कारकों का क्या होता है, स्वामी होता है। इसी को हम लोग परिवार क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र किसे कहा जाता है बच्चों, तो इनमें उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादक की क्रिया में लगे होते हैं। यानी वे सारे लोग जो किसी वस्तु के उत्पादन में सम्मिलित होते हैं, सारे लोग। और अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयां भी इस क्षेत्र में सम्मिलित होती है। यानी जो जो वस्तुएं इसमें लगती है वो सारे चीज इसमें सम्मिलित होते हैं, उससे हम लोग उत्पादक क्षेत्र। यानी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्मों का उत्पादन के कारकों की सेवाओं को परिवार क्षेत्र से भाड़े पर प्राप्त करती है। यानी जो परिवार क्षेत्र है, जो वस्तुएं प्राप्त करती है भाड़े पे, वो सबको उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे। नेक्स्ट है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र सभी को पता होगा बच्चों, यहाँ पे सरकारी यानी कल्याणकारी एजेंसियां। सरकारी क्षेत्र को हम लोग कल्याणकारी एजेंसियां भी कह सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी करती है के रूप में कार्य करता है। जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधी सेवाएं, और सरकार के एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है। तो याद रखिएगा सरकारी क्षेत्र क्या है, कल्याणकारी एजेंसी के रूप में काम करता है, जो हमें न्याय और कानून की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ सुरक्षा की गारंटी भी हमें देता है, और सरकार एक उत्पादक के रूप में यह कार्य करता है। इसी को सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। और आते हैं लास्ट से जो विदेशी क्षेत्र है, इसे विश्व, जाहिर सी बात है विदेशी यानी विश्व स्तर पे, इसे विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है। विदेशी क्षेत्र को हम लोग विश्व क्षेत्र भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र का कार्य है वस्तुओं का निर्यात तथा आयात। निर्यात यानी अपने देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजना, और आयात यानी दूसरे देशों से अपने देश में वस्तुओं को मंगवाना करना, तथा घरेलू अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ विदेशी क्षेत्र पे और साथ ही साथ घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच में पूंजी का प्रवाह करना ही विदेशी क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा विदेशी क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वस्तुओं का निर्यात तथा आयात विश्व स्तर पे यानी दूसरे देशों में, तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना ही विदेशी क्षेत्र कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये चैप्टर फर्स्ट थे हमारे। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।